नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद नीरज हरित में। दोस्तों आज हमारी तीसरी क्लास है। इससे पहले हमने 2 क्लासें पढ़ ली हैं जिसमें मैंने संविधान की कुछ बेसिक चीज़ें बताई हैं, जिसमें हमने संविधान के बारे में बताया है, सरकार के बारे में बताया है, राज्य के बारे में बताया है, चुनाव के बारे में बताया है। ठीक है दोस्तों, तो आप उन क्लासों को देख सकते हैं तो ये क्लास अच्छे से समझ में आएगी। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र यानी जनता का शासन। देखो दोस्तों, जो पूरे विश्व में शासन प्रणाली की है वो 2 भागों में बटी हुई है। एक को बोलते हैं हम राष्ट्रपति या अध्यक्षीय शासन प्रणाली और एक को बोलते हैं हम संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, तो समझते हैं दोस्तों कि क्या क्या होती हैं। जैसे हम देखते हैं राष्ट्रपति अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, इस व्यवस्था में इसमें शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत हम देखने को मिलता है हमें। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मतलब कैसे, जैसे सरकार के 3 अंग हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और तुम्हारी न्यायपालिका। तो इसमें जो है दोस्तों, इसमें विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका की तीनों की शक्तियां अलग अलग हैं। ठीक है, ये जो इनकी शक्तियां जो हैं आपस में अलग अलग होती हैं। ठीक है, जैसे देखते हैं हम कि कार्यपालिका और विधायिका जो है दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। ये बिल्कुल भी एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है। और यहां का जो नाम मात्र का प्रधान और वास्तविक प्रधान होता है वो राष्ट्रपति होता है। तो इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों अपनी जो संसदीय शासन व्यवस्था जैसा भारत में देखने को मिलता है। तो इसमें दोस्तों शक्ति संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। शक्ति संलयन का सिद्धांत का मतलब है कि भाई एक की जो है, जैसे सरकार के 3 अंग हैं, है ना, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। भाई न्यायपालिका तो बिल्कुल अलग है, इसकी शक्तियां तो पृथक हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमें जो है कार्यपालिका और विधायिका में जो है इनमें शक्ति संलयन देखने को मिलती है। जैसे भाई विधायिका में संसद होगी दोस्तों, तो संसद में इसके 2 पार्ट हो गए, राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा और लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, जो इसके सदस्य होते हैं इनके दोस्तों, जो इनके सांसद होते हैं, वो इसके भी सदस्य होंगे। जो हम अपना मंत्रिमंडल देखते हैं, जो हमारा कार्यपालिका का अस्थायी पार्ट है, जो 5 साल में चला जाता है या कभी भी जा सकता है बीच में, जो अस्थायी वाला पार्ट है, मंत्रिमंडल है, भाई उसका सदस्य जो है राज्यसभा या लोकसभा का होगा। यहां बिल्कुल अलग है, इसका मेंबर इसका नहीं होगा और इसका मेंबर इसका नहीं होगा। यहां पे क्या है, या तो इसका मेंबर भी इसका हो सकता है, पर कौन, बहुमत दल का, बहुमत दल। ठीक है दोस्तों, जो इसमें है भाई विधायिका का मेंबर इसका जो है कार्यपालिका का से जुड़ा होगा, जो बहुमत दल का नेता होगा वो इससे जुड़ा हुआ होगा। इसमें मतलब ऐसे मानो जैसे ये आपकी कार्यपालिका है, ठीक है, और ये विधायिका है, यानी विधायिका के अंदर कार्यपालिका है। ठीक है दोस्तों, और यहां पर राज्य का प्रमुख और नाम मात्र का प्रधान राष्ट्रपति होगा, और सरकार का प्रमुख और जो वास्तविक हमारा प्रधान होगा वो हमारा प्रधानमंत्री होगा, जो बहुमत दल का प्राप्त नेता होगा।
तो इससे आगे पढ़ते हैं दोस्तों। आओ दोस्तों देखते हैं लोकतंत्र में शक्ति संकेंद्रीकरण। इसमें दोस्तों दो व्यवस्था पढ़ी थी हमने, एक संघात्मक व्यवस्था और एक एकात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था जैसा हमें यूएसए में देखने को मिलती है, इसमें क्या होता है दोस्तों, केंद्र और जो राज्यों के बीच है शक्तियों का वो बंटवारा होता है, यानी केंद्र और राज्य का जो संविधान है वो दोनों का अलग अलग होता है। और इसमें जो है दोस्तों राज्यों की स्वायत्तता जो है वो ज्यादा दी गई है। इसी प्रकार हम देखते हैं एकात्मक व्यवस्था में जो हमें यूके में देखने को मिलती है। यहां पे दोस्तों इसमें जो है शक्तियों का बंटवारा केंद्र और के बीच में दोनों में नहीं होता और राज्यों की स्वायत्तता जो है वहां पर कम दी गई है दोस्तों। देखो दोस्तों जैसे हम देखते हैं एकात्मक व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था जो है जो छोटे स्टेट है ना, ये वहीं ज्यादा देखने को मिलती है ना। जैसे आप यूके को देख लो तो वहां पे लोगों में वैविध्य नहीं है, वहां क्या है, वहां सारे गोरे हैं। भाई अगर कोई कानून बनाएगा और उसका क्षेत्रफल भी थोड़ा छोटा है, जैसे कोई कानून बनाएगा तो वहां पे क्या है, पब्लिक आसानी से मान लेगी, ठीक है दोस्तों। परंतु जो बड़ी कंट्रियां होती है ना, वहां पे अधिकांश को हमें देखने के लिए संघात्मक व्यवस्था ही देखने को मिलती है, जहां पे शक्तियों का जो है बंटवारा हमें देखने को मिलता है। जैसे किसी राज्य में, भाई किसी स्टेट में राज्य को शक्ति ज्यादा दे देंगे, किसी में केंद्र को ज्यादा दे देंगे, इसमें यही चलता है। जैसे हम इसमें यूएसए में देखते हैं, भाई 1763 में जो इसके 13 राज्य स्वायत्त हुए थे, या जो मतलब पहले उपनिवेशक थे ब्रिटेन के, तो उन्हें जोड़ पाना एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वहां जो थे सारे भाई जो कामगार लोग थे, है ना, दास जो ने इंग्लैंड वाले ले गए थे बना जो है काम करने के लिए, वो अमेरिका में बस गए थे। तो वो जो उस टाइम पे जो 13 उसके पहली बार उपनिवेशक हुए, तो उन्हें जोड़ना एक बहुत बड़ी बात था, तो उन्होंने इसलिए संघात्मक व्यवस्था अपनाई, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसकी विशेषता देख लेते हैं कुछ। ये दो विशेषता लिख रखे हैं दोस्तों, एक तरफ है संघात्मक व्यवस्था की विशेषताएं और दूसरी तरफ है एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं, ठीक है। इसमें हम कुछ व्यवस्थाएं देखते हैं। जैसे संघात्मक व्यवस्था में क्या होगा कि वहां का लिखित एवं सर्वोच्च संविधान होगा। जो संघात्मक व्यवस्था में क्या होगा, लिखित एवं सर्वोच्च संविधान होगा। इधर ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां का संविधान लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। देखो दोस्तों हम पढ़ते हैं कि इंग्लैंड का या जो ब्रिटेन का संविधान है वो अलिखित है। देखो दोस्तों अलिखित का मतलब ये नहीं है कि उनके पास संविधान नहीं है। अलिखित का मतलब ये है कि उनका संविधान एक किसी विशेष कमेटी के द्वारा नहीं बनाया गया या किसी एक विशेष मिशन के द्वारा नहीं बनाया गया। जैसे हमारा संविधान भारत का हम पढ़ते हैं कि भारत का संविधान कैबिनेट मिशन के द्वारा बना, ठीक है। तो इसके लिए कोई आज तक ना तो कोई कमेटी गठित की गई है ना कोई विशेष ऐसा कोई समिति बनाई गई। तो इसके लिए मतलब क्या था कि एक जो उनकी रूढ़ियां हैं, है ना, राजा के डिसीजन हैं, न्यायपालिका के निर्णय थे और संसद के अधिनियम है, उनके द्वारा जो नियम कानून बनते चले आ रहे थे ना दोस्तों, उन्हीं को वो संविधान का रूप देते आ रहे थे, है ना। जैसे हम सबसे पहले पढ़ते हैं, जब से सबसे पहले देखो, जैसे हम भाई मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, तो मौलिक अधिकारों में इंग्लैंड का नाम सबसे पहले आता है ना। जैसे 1215 में एक मैग्ना कार्टा, जो राजतंत्र परिवार था, तो सामंतों के लिए उसने जो काम करने वाले मजदूर हैं उनके लिए कुछ उन्होंने अधिकार दिए थे, जिसे मैग्ना कार्टा का नाम दिया गया था, ठीक है दोस्तों। तो दूसरी देखते हैं संघात्मक व्यवस्था की विशेषता में स्वतंत्र न्यायपालिका। जो इसकी न्यायपालिका है दोस्तों वो बिल्कुल अलग होगी, स्वतंत्र होगी। उसका विधायिका और कार्यपालिका में से कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इसमें देखते हैं एकात्मक में वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती,
है ना दोस्तों। जैसे आज भी कुछ हैं जो एकात्मक व्यवस्था, इसमें राजतंत्र भी मान सकते हैं, है ना। तो वहां पे आज भी जो है भाई राजाओं का न्याय में हस्तक्षेप चला आ रहा है, तो इसलिए हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती न्यायपालिका स्वतंत्र। तीसरा देखते हैं दोहरी सरकार, है ना। तो केंद्र की और राज्य की जो है दोस्तों संघात्मक में अलग अलग सरकार हमें देखने को मिलती है। एकात्मक में जो है हो भी सकती है और नहीं हो सकती। इसके बाद दोहरा संविधान। दोहरा संविधान का मतलब है दोस्तों यहां पर राज्य का और केंद्र का संविधान दोनों का अलग अलग है, बस किसी को शक्तियां ज्यादा हैं, किसी को शक्तियां कम हैं। ऐसे इसमें देखते हैं हम, इसमें एकल संविधान है, जो राज्य का संविधान है वो एकल संविधान है। दूसरा देखते हैं, इसमें दोहरी नागरिकता होती है। संघात्मक व्यवस्था में दोहरी नागरिकता होती है। दोहरी नागरिकता का मतलब दोस्तों ये नहीं होता कि उसके बाद दो नागरिक, मतलब कि दो देशों का नागरिक है, नहीं। एक तो वो राज्य का नागरिक है और एक केंद्र का नागरिक है, तो वो दोहरी नागरिकता कहलाएंगी। इसमें क्या है दोस्तों, एकात्मक व्यवस्था में उसके पास सिर्फ एकल नागरिकता होगी, ठीक है, वो सिर्फ राज्य का नागरिक होगा। इसमें जो है दोस्तों शक्तियों का विभेद होता है ना। जैसे शक्तियों का विभेद मतलब वही कि कार्यपालिका की शक्तियां अलग हैं, विधायिका की शक्तियां अलग हैं। और इसमें जो है शक्तियों का सम्मिश्रण, जैसे पढ़ा था हमने कि विधायिका का सदस्य है, कार्यपालिका का भी सदस्य है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखा था हमने, देखेंगे राष्ट्रपति एवं विधायिका का पृथक रूप से निश्चित अवधि के लिए निर्वाचन। जो दोस्तों राष्ट्रपति इसमें बनेगा, जो कार्यपालिका का मेंबर बनेगा इसमें, ठीक है। और इनका जो है कार्यपालिका और विधायिका का जो है निर्वाचन दोनों का पृथक होगा, है ना। इसमें जो है, इसमें निर्वाचन हम देखते हैं कि ज्यादातर जो है विधायिका का जो है निर्वाचन होता है। और कार्यपालिका का, जैसे कार्यपालिका में जैसे बहुत से देश हैं, जैसे ब्रिटेन है आज भी, तो वहां पे कार्यपालिका में कुछ सदस्य जो हैं मनोनीत होते हैं, मतलब राजशाही से उन्हें परमानेंट उनका मेंबर बना रखा है, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद जो है हम देख फिर हैं निचले सदन का विघटन न होना। जो संघात्मक व्यवस्था में है, जो निचला सदन होता है उसका विघटन नहीं होता। इसमें जो है एकात्मक व्यवस्था में निचले सदन का विघटन हो जाता है। तो दोस्तों एक कमेंट करके बताओ कि भारत का निचला सदन कौन सा है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे का देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों कृपया अपने सजेस्ट भी देते रहें कि क्लास आपको कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, या हम भाई एक कैमरे को पढ़ाना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, है ना। भाई हम क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनको फेस देख के पता लग जाता है कि इस बच्चे के समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, है ना। तो अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप बता सकते हैं, ठीक है। और देखो इसमें जो है दो बटन है, एक तो ऐसा आता है और एक ऐसा आता है। आपको जैसा अगर अच्छी लग रही है तो दबा दें, और ना लग रही तो हाजिरी जरूर लगा कर जाया करो दोस्तों, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों।